नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विकृतियां डिफॉर्मिटीज में हमने काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस इस प्रकार की कई विकृतियों के बारे में देखा। कुछ महत्वपूर्ण विकृतियां जिनका अध्ययन हम नहीं कर पाए थे, निश्चित तौर पे उनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए वो दो तीन महत्वपूर्ण विकृतियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती है, उनका अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। हम देखेंगे कि वो विकृतियां क्या होती है, उनके अन्य क्या नाम हैं, उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं और उनके सुधारात्मक अभ्यास है वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 पे बो लेग्स, धनुषाकार टांगे। धनुषाकार टांगों में क्या होता है, नाम लेने से जाहिर है, सीधी बात है, आपके समझ में आ गया होगा कि धनुषाकार टांगे किस प्रकार की विकृति होती है। तो शुरू करते हैं हम धनुषाकार टांगे। नंबर 1, धनुषाकार पैर या टांगे, इंग्लिश में इसको बो लेग्स बोलते हैं। ये चीज भी हमारे ध्यान में होनी चाहिए। हम हिंदी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स जो इंग्लिश में है, क्योंकि परीक्षा में की दृष्टि से कई बार इनका हिंदी टर्म्स है वो मिलता जुलता सा होता है, तो उस कंडीशन में हम इंग्लिश टर्म को देख के हम समझ लेते हैं कि एग्जामिनर है वो क्या पूछना चाहता है, प्रश्न के अंदर क्या जानकारी दी हुई है। निश्चित तौर पर धनुषाकार टांगों की बात करें तो इसमें जो पैर होते हैं उससे संबंधित विकृति होती है। पैरें हैं वो बाहर की ओर मुड़ जाते हैं, पैर है वो जो घुटनों से है वो बाहर की साइड निकल जाती हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ी को बहुत सारी परेशानियां होती है। सामान्य रूप से सीधा खड़ा नहीं हो सकता, शरीर का संतुलन सही नहीं रहता, बैलेंस सही नहीं रहता, शरीर में जो स्पीड होती है, स्ट्रेंथ होती है, उनमें भी कहीं ना कहीं कमी है वो महसूस की जाती है। और कई सारी गतिविधियां ऐसी होती है जिनको हम सामान्य रूप से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो धनुषाकार जो टांगे होती है, बो लेग्स होता है, इनको हम एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इनको अन्य नाम क्या होता है इनका, अन्य नाम इनको बो लेग्स, इसमें इसको जेनुवेरम कहा जाता है, जेनुवेरम या जेनुवरम भी बोल सकते हैं हम। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है बो लेग्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हमारे ध्यान में होना चाहिए कि बो लेग्स जो धनुषाकार टांगे होती हैं उसको जेनुवरम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषताओं की बात करें हम, इसकी विशेषताएं देखें हम कि इसकी विशेषताएं क्या होती है, किस प्रकार की विकृति होती है। तो हमने देखा था कि इस विकृति में दोनों पैर खिलाड़ी या व्यक्ति के दोनों पैर क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, अर्थात धनुषाकार रूप में मुड़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा, इसको दूर से देखने पे जो पैर है उसमें ओ शेप संरचना दिखती है, क्योंकि पैर दोनों बाहर की तरफ ऐसे मुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से नीचे से पैर मिलते हुए ऊपर से मिले हुए होते हैं, तो उस वजह से ओ शेप की संरचना उसमें देखने से लगता है। ठीक है ना, तो इसको इसमें पैरों में ओ जैसी संरचना, अंग्रेजी वर्णमाला के ओ की संरचना बनती है। आई बात समझ में? ठीक है, दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह कि यह विशेषकर बालकों में, बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, बच्चों में इसकी अधिकता होती है। ठीक है, बच्चों में अधिक रूप में इसे पाया जाता है। ठीक है, और इससे जन्मजात इसके होने की संभावना भी ज्यादा होती है। ठीक है, ये जन्मजात इसकी संभावना ज्यादा होती है। इसके कारणों की अगर हम बात करें, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो बो लेग्स निश्चित रूप से हड्डियों से संबंधित बीमारी है, हड्डियों से संबंधित डिफॉर्मिटीज है, विकृति है, इसको हम विकृति कहेंगे, बीमारी नहीं कहेंगे। तो ये हड्डियों से संबंधित विकृति है, तो निश्चित तौर पे हड्डियों को विकृत करने वाली जो परेशानियां होती है, जो दिक्कतें होती है, वो इनमें शामिल होगी या उनकी भूमिका उनमें ज्यादा होगी। तो निश्चित रूप से बो लेग्स है वो विटामिन डी की कमी से, विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन डी है वो इसके लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो निश्चित रूप से आपको बो लेग्स की दिक्कत
हो सकती है, क्योंकि हड्डियां विटामिन डी की कमी से हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां बाहर की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अगर घुटनों में कोई विकृति है, पैरों के जो घुटने होते हैं, घुटनों के जोड़ में अगर विकृति है तो निश्चित रूप से बोल एक्स की परेशानी है वो हो सकती है, विकृति हो सकती है। तीसरी अगर हम महत्वपूर्ण बात करें तो अगर कैल्शियम की शरीर में कमी है, कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, ठीक है, विटामिन हमने देख लिया, विटामिन की कमी है, तो भी बोल एक्स की जो विकृति है वो शरीर में हो सकती है। रिकेट्स जैसी कोई बीमारी है, रोग जैसे रोग हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है जैसे रिकेट्स है, तो इस कंडीशन में भी हमारे जो बोल एक्स की दिक्कत है वो हो सकती है। ये तो थे कारण। हमने बोल एक्स को देखा, बोल एक्स को अन्य नाम जेनुवेरम कहा जाता है। बोल एक्स के जो विशेषता है वो ये है कि इसमें जो टांगे हैं वो बाहर की ओर धनुष के आकार में मुड़ जाती है। तीसरी बात हमने की, इसके कारणों में महत्वपूर्ण रूप से देखा कि कुछ तो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, पोषण की कमी होती है, उस कंडीशन में वो हो सकता है। जन्म जाती है बीमारी, एक परेशानी विकृति होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। अब हम बात करते हैं सुधारात्मक अभ्यास की कि इसको सुधारने के लिए कौन कौन से अभ्यास किए जाने चाहिए। सुधारात्मक अभ्यास, तो धनुषाकार टांगों को सुधारने के लिए सबसे और महत्वपूर्ण बात यह है कि पैरों के अच्छे से तेल से क्या करनी चाहिए, मालिश की जानी चाहिए, मालिश की जानी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम पैरों को मालिश करते हैं तो पैरों की जो मसल्स है उनमें स्ट्रेंथ बनेगी, हड्डियां हैं उनमें भी कुछ मात्रा में क्या है सुधार होगा, तो निश्चित रूप से कुछ हद तक इसमें सुधार मिल सकता है हम अगर पैरों को मालिश करते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर बात देखें तो अच्छे योगासन है, जो महत्वपूर्ण योगासन है, योगासनों के अभ्यास से सुधार हो सकता है इसमें। जैसे कौन सा, पश्चिमोत्तासन का अगर हम अभ्यास करते हैं तो बोल एक्स में काफी सुधार मिलता है, ठीक है। दूसरा, वीरभद्रासन भी एक अच्छा आसन है जिसके सुधार से भी इसमें काफी सुधार मिलता है। वीरभद्रासन मान लो, ठीक है। एक त्रिकोणासन आसन है, त्रिकोणासन भी बोल एक्स के सुधार में सहायक होता है। तो ये हमने धनुषाकार टांगों से संबंधित जो विकृति है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उनका अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट नंबर 2 बात करते हैं हम नोकनी। 2 नंबर है घुटनों का टकराना। घुटनों का टकराना, इसको हम इंग्लिश में नोकनी बोलते हैं। नोक का मतलब टकराना और नी का मतलब घुटने, ठीक है ना। निश्चित तौर पे ये विकृति है, ये भी बोल एक्स की तरह पैरों से संबंधित विकृति होती है, और ये विकृति है वो बोल एक्स की विपरीत विकृति होती है, और ये भी बहुत ज्यादा बड़ी विकृति होती है। ये विकृति होने पर भी खिलाड़ी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके घुटने टकराते हैं, तेज दौड़ नहीं पाता है। और एक विशेष और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जिस आदमी को नोकनी की परेशानी होती है या नोकनी विकृति जिस व्यक्ति के अंदर है, उस व्यक्ति में फ्लैट फुट जैसी विकृति ऑटोमेटिक जन्म ले लेती है। क्योंकि निश्चित रूप से इसमें घुटने अंदर की ओर टकराते हैं, तो पैर अंदर की ओर होंगे, तो जो पैर का जो तलवे का जो अंदर वाला भाग है वो ज्यादातर क्या करेगा, अंदर पूरा जमीन पे है वो स्पर्श करेगा, जिसकी वजह से पूरे शरीर का भार है वो उस पार्ट पे लगेगा, और जिसकी वजह से पैर के तलवे क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और फ्लैट फीट की समस्या भी हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं घुटनों का टकराना, नोकनी की। नोकनी को अन्य नाम अगर हम देखें तो अन्य नाम भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है नोकनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या फिर ऐसे बोल दिया जाता है जेनुवेल्गम किस विकृति से संबंधित नाम है, ये किस विकृति से संबंधित शब्द है, ठीक है। तो नोकनी को अन्य नाम जेनुवेल्गम से जाना जाता है, ठीक है, जेनुवेल्गम कहा जाता है इसको, ठीक है। इस विकृति की विशेषताएं क्या होती है, विशेषताओं में देखें तो इसमें है जो व्यक्ति के दोनों घुटने हैं, दोनों घुटने आपस में टकराने लग जाते हैं,
आपस में टकराते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। इस विकृति में व्यक्ति के दोनों घुटने हैं वो आपस में क्या टकराते हैं। दूर से देखने पे जो घुटनों की संरचना है वो एक्स के जैसी दिखाई देती है या महसूस होती है। दूर से देखने पर पैरों की स्थिति है वो कैसी होती है, एक्स के जैसी दिखाई देती है। ठीक है ना, ऐसे क्रॉस के रूप में दिखाई पड़ेगी आपको। ठीक है, इस विकृति में व्यक्ति को चलने दौड़ने फिरने में, चलने में दौड़ने में फिरने में उछलने कूदने में सभी गतिविधियों में, ठीक है ना, क्या होती है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है। यहां तक आई बात समझ में। अब इसके महत्वपूर्ण कारणों की हम बात करें कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो नोकने के महत्वपूर्ण कारण है कि ये जो विकृति है इसमें अगर घुटनों से संबंधित या टिबिया फिबुला हड्डी में किसी प्रकार की विकृति है तो उस कंडीशन में ये विकृति होने की पूरी पूरी संभावना होती है। ठीक है ना, तो पैरों में टिबिया व फिबुला, फिबुला जो हड्डियां हैं इनका अगर विकास प्रॉपर रूप से नहीं हुआ तो निश्चित रूप से नोकने की संभावना हो सकती है। ठीक है, और कई बीमारियां हैं, रोग जैसे हमने देखा था जो बोलेग्स है उसमें देखा था कि रिकेट्स है, तो रिकेट्स है वो इसमें भी दिक्कत कर सकता है। तो अगर रिकेट्स जैसी बीमारी है या विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम वगैरह भी इसमें इसके लिए क्या है महत्वपूर्ण कारण है जो ये विकृति होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। अगर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन वगैरह इस प्रकार की अगर कमी है, इन पोषक तत्वों की कमी है, पोषण की कमी से भी, ठीक है, इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। अगर खिलाड़ी का वजन बढ़ जाता है, अगर ज्यादा वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाने से भी नोकनी की परेशानियां हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण कारण है जिनकी वजह से घुटने टकराने की समस्या है वो पैदा होती है। अब हम बात करेंगे इसके निवारक अभ्यास की या सुधारात्मक अभ्यास, ऐसे अभ्यास जिससे क्या है उसको सुधारा जा सकता है नोकनी को। तो पहला तो है अगर हम घुड़सवारी करते हैं, घुड़सवारी करते हैं तो निश्चित रूप से नोकनी में सुधार मिलता है। दूसरी बात, अगर हम सोते समय पैरों के बीच में अगर तकिया लगाकर सोते हैं तो इसमें क्या है हमें काफी सुधार मिलता है। ठीक है, दूसरा कई अच्छे योगासन जिनका अगर अभ्यास हम करते हैं जैसे वीरभद्रासन, त्रिकोणासन, कई और भी महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसके द्वारा नोकनी की विकृति को सुधारा जा सकता है और उसको काफी हद तक सही किया जा सकता है। और उसके अगर कारण हम देखें परीक्षा में इससे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो हमारे ध्यान में ये सारी चीजें होनी अनिवार्य है। ठीक है, अब हम एक और महत्वपूर्ण विकृति है जिसको फ्लैट फुट बोलते हैं। ठीक है ना, अच्छा इसमें वो चीज हमने मेंशन कर ली थी कि अगर नोकनी की दिक्कत होती है तो फ्लैट फुट होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि फ्लैट फुट के लिए कौन सी विकृति है वो क्या है जिम्मेदार है, तो नोकनी फ्लैट फुट जैसी विकृति के लिए जिम्मेदार है। ये चीज याद रखना, इसको चाहे नोट डाल के लिख लेना। नंबर 3 हम बात करें चपटे पैर की, चपटा पैर। ठीक है, इंग्लिश टर्म में इसकी बात करें तो फ्लैट फुट। ठीक है, फ्लैट फुट में क्या होता है, तलवे की, पंजे की जो मांसपेशियां होती है उनका ज्यादा उपयोग होने से या फिर उनके लिगामेंट है वो सही से डेवलप नहीं होने की वजह से पैर के तलवे की मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। जो ज्यादा उनके बीच में जो आरक बनती है, जो वक्र बनता है वो वक्र नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से पैर है वो प्रॉपर रूप से है वो नहीं
काम करता है या फिर उसके ऊपर ज्यादा वजन लेने से वो जल्दी क्या है थकान महसूस करता है, उसके तलवे की मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है, जिससे खिलाड़ी लंबे समय तक या फुर्तीली गतिविधियां हैं वो नहीं कर पाता है। इसलिए चपटा पैर भी अपने आप में परीक्षा की दृष्टि से वैसे भी महत्वपूर्ण विकृति हो जाती है, क्योंकि हर खिलाड़ी को, हर प्रशिक्षक को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि चपटा पैर है वो खिलाड़ी को विभिन्न गतिविधियों में, विभिन्न खेलों में बहुत परेशानी महसूस करवाता है। इसलिए चपटे पैर से संबंधित जानकारी होनी जरूरी है। चपटे पैर की अगर सबसे पहले हम चपटे पैर का अन्य नाम अगर देखें, हम अन्य नाम में इसको पेस प्लेनिस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अन्य नाम अगर चपटे पैर का देखें हम तो इसको पेस प्लेनिस बोलते हैं। याद रखने वाली बात है, महत्वपूर्ण नाम है, पूछा जा सकता है कभी भी किसी फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा में। इसलिए अगर हम विकृतियों से संबंधित चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे ध्यान में यह होना चाहिए कि फ्लैट फुट को पेस प्लेनिस भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं देखें कि जो चपटा पैर होता है, फ्लैट फुट होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो विशेषताएं इसकी पैर के तलवे की जो मांसपेशियां होती है उनके अंदर जो पैर के नीचे तलवे में जो एक वक्र बनता है, वो वक्र क्या हो जाता है, नहीं बनता है, जिससे मांसपेशियां हैं वो नीचे की मांसपेशियां और लिगामेंट लूज होने की वजह से वो फैल जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो इसमें पैर के तलवे में बनने वाला वक्र जिसको आर्क बोलते हैं हम, आर्क है वो नहीं बनता है, ठीक है। पैर के तलवे में जो वक्र बनता है, जो ऐसे अर्धचंद सा बनता है, वो नहीं बनता है, क्योंकि पैर के तलवे की मांसपेशियां हैं वो प्रॉपर रूप से उसकी टोन है वो नहीं विकसित होती है, वो ज्यादा क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है। ये इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। अब इसके कारण देखिए, इसके कारण क्या हो सकते हैं, कि जन्मजात भी हो सकता है। कारणों में बात करें हम तो ये जन्मजात हो सकता है। दूसरी बात, जो नोकनी है, घुटनों के टकराने वाली विकृति अगर है, घुटनों के टकराने के कारण भी ये विकृति हो सकती है। और तीसरा कारण, पैर तलवे की मांसपेशियां अगर मांसपेशियां विकसित नहीं होने के कारण मांसपेशियां अगर विकसित नहीं है तो उस कंडीशन में भी जो चपटा पैर है वो परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके कारण थे। सुधारात्मक अभ्यास की बात करें, चपटे पैर को, फ्लैट फुट को सुधार करने के लिए सुधारात्मक अभ्यास कौन से होने चाहिए, ठीक है। तो सुधारात्मक अभ्यास में पहला बात है कि हमें क्या है, पंजों के बल चलना चाहिए, पंजों के बल चलने का प्रयास करना चाहिए, जिससे तलवे की मांसपेशियां हैं उनमें स्ट्रेंथ पैदा होगी, ठीक है ना। तो पंजों के बल चलना है, हमें पंजों के चलने का अभ्यास करना है, ठीक है। दूसरा, पंजों से या अंगुलियों से जमीन पे रखी हुई किसी वस्तु को पंजों से बार बार उठाना, उससे भी पैरों की मांसपेशियां उनमें स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। तो पंजों से वस्तु उठाना, ठीक है। तीसरा, रेत पर चलने से भी पैर की मांसपेशियां मजबूत होती है, उनमें सुधार आता है, ठीक है। तो रेत पे चलना भी फ्लैट फुट के विकृति को सुधार करने में महत्वपूर्ण होता है। तो ये फ्लैट फुट की विकृति थी। निश्चित तौर पे आज हमने बॉल एग्स, धनुषाकार टांगे, नौकनी और फ्लैट फुट से संबंधित विकृतियां थी उनका अध्ययन किया था। कुछ एक दो विकृतियां और छोटी छोटी विकृतियां हैं, जैसे क्लेव फिट है, उसके अंदर ये वो क्लेव फिट होता है, वो फ्लैट फिट के विपरीत विकृति होती है। उसमें जो पैर के अंदर जो आर्क बनती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाती है, जिससे पैर है वो घोड़े के खुर के टाइप हो जाते हैं, जिससे खिलाड़ी है वो अच्छे से व्यवस्थित रूप से मूवमेंट नहीं कर पाता है। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। निश्चित तौर पे उम्मीद है कि जो विकृतियों का हमने अध्ययन किया निश्चित तौर पे तुम्हारे काम आएगा और परीक्षा की दृष्टि से आपको एक दो क्वेश्चन इनमें से आपको पक्के देखने को मिलेंगे। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।